जैब बचपन से ही लॉयर बनने का सपना देखते थे और बड़े होकर उन्होंने लॉ स्कूल से लॉयर की डिग्री हासिल भी कर ली। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से हो रहा था, इसीलिए उन्होंने शादी भी कर ली। जैब्स को लग रहा था कि वो एक सफल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन लॉ करियर के कुछ साल बाद उन्हें ये पता लगा कि ये काम इतना भी अच्छा नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। वो अपने जिंदगी से परेशान रहने लगे, उन्हें अपनी जिंदगी मीनिंगलेस लगने लगी और वो डिप्रेस रहने लगे, जिससे 25 साल के उम्र में वो डिप्रेशन की वजह से 40 साल के दिखने लगे। और जब उनकी उम्र 30 साल की हुई तो उन्हें लगा कि मेरी जिंदगी में इस ना खत्म होने वाली परेशानी और उदासी के अलावा कुछ तो होगा। एक रात जब जैब्स को नींद नहीं आ रही थी तो तभी उन्होंने टीवी पर एक ऐड देखा। ऐड एक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का था जिसका नाम था मेंटल बैंक, जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपने लाइफ बदल सकता था। ये प्रोग्राम सबकॉन्शियस बिलीफ के बारे में था। जैसे ही जैब्स ने टीवी पर ये विज्ञापन देखा, उन्हें लगा अब बस यही है जो उनकी मदद कर सकता है और उन्होंने तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और ये प्रोग्राम ऑर्डर कर दिया। कुछ दिन बाद जब इस प्रोडक्ट की सीडी आई तो जैब ने बड़े ही लगन से उनकी बातों को सीखा, जिससे उन्हें बहुत ही पावरफुल बातें पता चली, जिन बातों ने सच में उनमें बहुत से बदलाव लाए। इसके बाद जैब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें पढ़ डाली। जैब्स ने जैसे ही निगेटिव एटीट्यूड को छोड़कर एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया, उन्हें अपनी जिंदगी में चौंका देने वाले परिणाम दिखने लगे। अब जैब्स लॉयर के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीच भी देने लगे और 1992 में उन्होंने अपनी लॉयर की जॉब छोड़कर पूरे टाइम मोटिवेशनल स्पीकर का काम शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा सफलता मिली। और इसके बाद जैब को कभी अपना काम जैसा नहीं लगा। वो जब भी अपनी स्पीच को तैयार करते या मोटिवेशनल लेख लिखते तो उन्हें ऐसा लगता कि वो यही करने के लिए बने हैं। जैब्स की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं आता अगर वो एटीट्यूड इज एवरीथिंग को नहीं समझते। इस किताब को लिखने से पहले जैब्स ने सक्सेस और ह्यूमन बिहेवियर पर 20 साल रिसर्च की। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली कि क्यों कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है और क्यों कुछ सोचने में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको भी जैब्स की तरह अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको इन बातों को फॉलो करना होगा जो आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। नंबर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। घर के बाहर कितनी भी अच्छी सीनरी हो, अगर घर का विंडो गंदा हो तो आपको अच्छा नजारा भी बुरा ही दिखेगा। हर कोई अपने आसपास के लोगों को एक विंडोज से यानी कि अपने एटीट्यूड से देखता है। अगर वो विंडो गंदा हो तो दुनिया उसे गंदी दिखती है और अगर विंडो साफ हो तो उसे दुनिया साफ और अच्छी लगेगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विंडो को एकदम साफ रखें। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा जब भी चलना सीखता है और वो गिर जाता है तो वो क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या नहीं करता। वो कारपेट या जमीन को दोष नहीं देता, वो अपने माँ बाप की ओर उंगली नहीं उठाता कि उन्होंने गलत रास्ता दिखाया। वो बच्चा हार नहीं मानता, वो मुस्कुराता है और फिर से खड़ा होता है और वो तब तक ऐसा करता है जब तक वो चलना न सीख जाए। उसकी मेंटल विंडो बिल्कुल साफ होती है। उसे लगता है जैसे कुछ भी नामुमकिन नहीं, लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं एक ऐसा टाइम भी आता है जब जिंदगी हम पर गंदगी डालना शुरू कर देती है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है और जब हमें स्कूल में कम नंबर लाने की वजह से डांटा जाता है, जब हमें एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, जब हमें रोक टोक और गुस्से का सामना करना पड़ता है, तो हमारी विंडो गंदी होने लगती है और इन सब की वजह से हम अपना खुद पे विश्वास और पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं खो देते हैं। अगर आप अपनी मेंटल विंडो क्लीन नहीं रखेंगे तो आप अपनी जिंदगी निगेटिविटी में गुजार देंगे और इसकी वजह से आप अपनी जिंदगी कभी खुल के नहीं जी पाएंगे। आपके पास जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड। या तो आपके पास जो नहीं है उसी को सोच के पूरी जिंदगी रोइए, या एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आज आपके पास जो नहीं है उसे पाने के लिए काम करिए। इससे आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहना बहुत आसान है, करना नहीं। इसलिए ऑथर ने 11 लेसन्स की मदद से बताया है कि आप कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट, यानी कि आप एक मानव चुंबक हैं। कुछ लोग काफी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी असफलताओं से ही बाहर नहीं आ पाते। जैब्स ने सफलता की कुंजी को 6 शब्दों में बताया है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यही 6 शब्द ही आपको सफल बनाएंगे और यही 6 शब्द आपको असफल भी बनाएगी। और ये 6 शब्द हैं वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, मतलब हम वही बन जाते हैं जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं। यह ऐसे काम करता है, यदि आप किसी लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते हैं तो हम उसकी ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न आरंभ कर देंगे। मान लीजिए एक आदमी है जो सोचता है कि मैं हर साल 10 लाख रुपया कमा सकता हूँ, तो वो एक मानव चुंबक की तरह उन सभी रास्तों को ढूंढ लेगा जिससे वो 10 लाख रुपया कमा सके। अब दूसरा पहलू ये है
है। अगर वो सोचे उसे अपने परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए 10 लाख रुपया कमाने चाहिए, अब वो 10 लाख रुपया कमा सकता है? ये उस आदमी के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वो खुद पर कितना भरोसा करता है। अगर आप ये सोचें कि मैं 10 लाख रुपया कमा सकता हूँ और 10 लाख रुपया कमाने चाहिए, इनमें दो चीजें सामने आती हैं। कमा सकता हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड है और कमाने चाहिए निगेटिव एटीट्यूड है। अगर आपका खुद पे भरोसा है और कुछ करने की हिम्मत है तो आप एक दिन 10 लाख रुपया जरूर कमा लेंगे। दोस्तों, असफलता बस एक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है जो हमारे सपनों के रास्ते में आकर बस हमें टेस्ट करता है, और अगर हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो यह स्पीड ब्रेकर हमें पहाड़ जैसा लगने लगेगा और हम इस ब्रेकर को पार करने के बजाय वहीं हार मान जाएंगे। इसलिए जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करिए तो ये बात याद रखिएगा कि असफलता बस हमें ये दिखाने आती है कि हमें अपने सपने को पाने की कितनी चाहत है। नेक्स्ट, पिक्चर योर वे टू सक्सेस, यानी अपनी सफलताओं की कल्पना करें। एक इंटरव्यू में प्रसिद्ध गायिका सेलिना डियोन से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कभी सोचा था कि उनके लाखों रिकॉर्ड बिकेंगे और वे टूर पर रहकर हर सप्ताह कई हजारों लोगों के सामने गाना गाएंगी। इस पर गायिका ने जवाब दिया कि इसमें से किसी भी बात पर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की कल्पना उन्होंने तभी कर ली थी जब वे 5 वर्ष की थी। इसलिए हमारा पहला कदम अपने इच्छित परिणाम की छवि का निर्माण करना है। आपको केवल अपनी कल्पना ही सीमित कर सकती है। आप जानते होंगे कि बहुत से लोग सार्वजनिक सभा में संबोधित करने से घबराते हैं, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। कई तरह के सर्वे करने के बाद पाया गया कि यह लोगों का सबसे बड़ा डर है, जो मौत के डर से भी कहीं आगे है। आइए देखें कि जब लोगों को भाषण देने के बारे में सिर्फ सोचने भर के लिए कहा जाए तो उनके मन में किस तरह के चित्र उभरने लगते हैं। वे स्वयं को श्रोताओं के सामने घबराए हुए खड़ा देखते हैं। शायद वो जो कहना चाहते हैं उसे याद करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यदि अपने मानस पटल पर आप इस छवि को बार बार दोहराएंगे तो यकीन माने कि आप एक वक्ता के रूप में कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके वजह अपने मन में इस तरह की छवि बनाएं कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। श्रोतागण आपके हर शब्द को ध्यान से सुन रहे हैं। आपने श्रोताओं को एक मजेदार वाक्य सुनाया है और वे हंस रहे हैं। अंत में वे बड़े गर्मजोशी से आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। बाद में लोग आपको बधाई देने आ रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि ऐसे मानसिक चित्र किस तरह एक बेहतर वक्ता बनने में आपकी सहायता कर सकते हैं? हालांकि ध्यान रखें कि आपके मन में उभरी इस तरह की तस्वीरें रातों रात वास्तविकता में साकार नहीं होती। हाँ, लेकिन यह तय है कि धैर्य के साथ लगातार इस तरह की मानसिक तस्वीरों पर ध्यान केंद्रित कर आप ऑटोमेटिकली उन तरीकों से कार्य करने लगेंगे जो आपके स्वप्न साकार करने में सहायक सिद्ध होंगे। नेक्स्ट, मेक द कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स, यानी कि प्रतिबद्ध हो जाए और दुनिया को हिला दें। आइए इसे एक शानदार स्टोरी से समझते हैं, जो कि है न्यूपोर्ट बीच के निवासी बेंजामिन रोल की कहानी। रोल ने 1990 में 67 वर्ष की उम्र में लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। स्वाभाविक था कि उन्हें अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने से पूर्व कैलिफोर्निया बार एग्जाम पास करनी पड़ती। इस एग्जाम को पास करने के अपने पहले प्रयास में वो फेल हो गए, दूसरी बार भी फेल हो गए, तीसरी बार, चौथी बार, फिर 13वीं बार असफल हुए। मैं आपको बता दूं कि बार एग्जाम साल में केवल 2 बार ही दी जा सकती है। इसलिए वे जब अपने 13वें प्रयास में असफल रहे तब वे 73 वर्ष के हो चुके थे। अधिकतर लोग इतने प्रयासों के बाद हार मान लेते, लेकिन बेंजामिन रोल ऐसा नहीं थे। उन्होंने 14वीं बार एग्जाम दिया और इस बार वो पास हो गए। 1997 में 74 की उम्र में उन्हें कैलिफोर्निया राज्य में कानूनी प्रैक्टिस करने की अनुमति मिल गई। तो ये है वो व्यक्ति जो कमिटेड थे और किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। क्या इस कहानी से आप समझते हैं कि एटीट्यूड का कितना महत्व है? अधिकतर लोग 60 साल की उम्र के बाद लॉ स्कूल जाने की सोचते भी नहीं हैं, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल 67 वर्ष की उम्र में लॉ स्कूल में प्रवेश लिया, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद बार एग्जाम पास करने के लिए 6 वर्ष तक डटे रहे। बेंजामिन रोल की कहानी इस बात का एक और पुख्ता सबूत है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अब चूंकि आप प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट की शक्ति के बारे में जान चुके हैं, इस सिद्धांत को अमल में लाने का समय आ गया है। तो आगे बढ़ें। एक ऐसा लक्ष्य चुनें जिसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा आपके मन में हो। इस बात के लिए कमिटेड हो जाएं कि चाहे जो भी हो आप अपना लक्ष्य हासिल करके ही रहेंगे। आगे बढ़ें एवं अपने मार्ग में आने वाले सभी अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने एवं उनका लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते रहें और सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी, यानी कि समस्याओं को अवसरों में बदलें।
आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डेब ब्रूनो एक चिकित्सा उपकरण बनाने वाले कंपनी में नेशनल सेल्स मैनेजर के रूप में काम करते थे। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1984 में ब्रूनो ने अपनी नौकरी गंवा दी। उसी बेरोजगारी की हालत में एक रात ब्रूनो घर जा रहे थे तो उनकी कार रोड से नीचे उतर गई और क्षतिग्रस्त हो गई। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके फेफड़े दब गए, पसलियां टूट गई, दिल में घाव हो गया और लीवर फट गया। डॉक्टरों को भी पता नहीं था कि वे जीवित रह पाएंगे या नहीं। ब्रूनो ने भी यही सोचा था कि वो मर जाएंगे। 3 दिन तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद वे चमत्कारिक रूप से बच गए। ब्रूनो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें दूसरा चांस दे दिया गया हो। हॉस्पिटल में रिकवरी के दौरान उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उनके मन में कुछ कौंधा और वे समझ गए कि उन्हें आगे क्या करना है। वो एक ऐसा व्यवसाय शुरू करेंगे जिसके द्वारा मोटिवेशनल कोटेशन को अन्य लोगों के साथ साझा किया जा सके ताकि वे भी इनसे प्रेरित हो। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे ये सब कैसे करेंगे। हॉस्पिटल से घर आने के बाद एक और बुरा समाचार उनका इंतजार कर रहा था। उनके भारी मेडिकल बिल एवं उनके काम करने की असमर्थता के कारण उन्हें अपना दिवालियापन घोषित करना पड़ा। उन्होंने अपना घर खो दिया। वे अपने परिवार सहित एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे। अभी तक ब्रूनो ने अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा था। एक दृढ़ निश्चय और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वे फिर से आगे बढ़े। अगले कुछ सालों में उन्होंने ऐसे जॉब्स किए जहां मार्केटिंग और प्रिंटिंग सीख सके। अपने इस कोटेशन के प्रदर्शन के लिए वे किसी माध्यम की तलाश में थे। एक दिन बिजली की तरह एक विचार उनके दिमाग में कौंधा। वे इन उदाहरणों को क्रेडिट कार्ड पर छाप सकते हैं। उस दिन शाम को टीवी देखते समय उनकी नजर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी के गोल्डन कार्ड के विज्ञापन पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि ये तो और बढ़िया है। वे इन कोटेशन को मेटलिक गोल्ड कार्ड पर प्रिंट करेंगे जिससे लोग जहां चाहे वहां उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एटीट्यूड, लीडरशिप, करेज और कमिटमेंट आदि विषयों पर आधारित कोटेशन की एक श्रृंखला का निर्माण किया। उन्होंने इस तरह के कार्ड को सक्सेस गोल्ड कार्ड का नाम दिया। हॉस्पिटल छोड़ने के 5 वर्ष बाद डेब ब्रूनो ने पहला सक्सेस गोल्ड कार्ड बेचा था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक वो इस तरह के 2 मिलियन से भी ज्यादा कार्ड बेच चुके हैं। डेब ब्रूनो ने एक त्रासदी भरी दुर्घटना को एक अविश्वसनीय जीत में बदल दिया था। नेक्स्ट, योर वर्ड्स ब्लेज ए ट्रेल, यानी कि अपने शब्दों को पथ प्रदर्शक बनाइए। यदि मैं किसी से कहता हूँ कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो मुझे वह काम करना ही होगा। इसे अंग्रेजी में बर्निंग योर ब्रिजेज कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर देना। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने या किसी महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह तरीका कारगर साबित होता है। उदाहरण के तौर पर जिग जिगलर हैं, जो एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे डाइटिंग करेंगे और अपना वजन 202 पाउंड से घटाकर 165 पाउंड ले आएंगे। उस समय वे अपनी पुस्तक सी यू एट द टॉप का लेखन कर रहे थे। इस पुस्तक में उन्होंने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपना वजन 165 पाउंड तक घटा लिया है। यह घटना उनके लेखन के प्रेस में जाने के 10 महीने पहले की थी और फिर उन्होंने अपने प्रिंटर को उस पुस्तक की 25,000 कॉपियां बनाने का ऑर्डर दे दिया। ध्यान रहे, जब जिगलर ने यह वक्तव्य दिया वास्तव में उनका वजन 202 पाउंड था। उन्होंने 25,000 लोगों के सामने अपनी विश्वसनीयता दांव पर लगा दी थी अपनी पुस्तक में यह वक्तव्य देकर कि उनका वजन 165 पाउंड है। जिगलर जानते थे कि उन्हें पुस्तक की छपाई से पूर्व 37 पाउंड कम करने हैं और उन्होंने इसे कर दिखाया। इस रणनीति को चुनिंदा लक्ष्यों के लिए ही आजमाएं। इसे उन लक्ष्यों तक ही सीमित रखें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जहां आप किसी भी हद तक अपनी प्रतिबद्धता कायम रख सकते हैं। क्या यह तरीका जोखिम भरा है? जी हाँ, बेशक, लेकिन यह उतना ही प्रेरक भी है। नेक्स्ट, स्टॉप कंप्लेनिंग, यानी कि शिकायतें करना बंद करें। मैं आपको यह सुझाव नहीं दूंगा कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अनदेखा कर दें, बल्कि शिकायत करने के बजाय यह ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपना ध्यान और ऊर्जा उन्हें सुलझाने या कम करने की दिशा में केंद्रित करें। उदाहरण के तौर पर मान लें कि आजकल आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपनी थकान के बारे में बताने की बजाय आप अधिक एक्सरसाइज करना शुरू कर दें या फिर रात में थोड़ा जल्दी सोना शुरू कर दें। शिकायतें आपके विरुद्ध 3 तरह से काम करती है। पहले, कोई भी आपकी तबीयत या समस्याओं के बारे में निगेटिव खबर नहीं सुनना चाहता। दूसरे, शिकायत करने से आप खुद अपनी पीड़ा और असुविधा को बढ़ा लेते हैं, इसीलिए बार बार दुखी और निगेटिव घटनाओं को याद करने से क्या फायदा। तीसरे, शिकायत खुद कुछ हासिल नहीं करती, उल्टा आपको अपनी स्थिति को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपायों से विमुख कर देती है। कहा जाता है कि 90% लोगों को आपकी समस्या से कुछ लेना देना नहीं होता और शेष 10% आपको समस्याग्रस्त देखकर खुश होते हैं। इसलिए पॉजिटिव लोगों की श्रेणी में आ जाएं, जिससे आपको सामने से आते देख लोगों को अपना रास्ता न बदलना पड़े। नेक्स्ट,
एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड वालों से दोस्ती करें। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब माइक हाई स्कूल में था तो पड़ोस के कुछ बच्चों के साथ समय बिताता था। माइक के अनुसार उनका ना तो कोई लक्ष्य था और ना ही कोई सपने। वे हमेशा निगेटिव बातें करते थे। जब भी माइक उनसे कुछ नया करने के लिए कहता था तो वे उसे हतोत्साहित कर देते थे। वे उससे कहते थे ये बेवकूफी है। माइक उनके साथ इसलिए रहता था ताकि वह उस समूह का हिस्सा बना रह सके। जब माइक कॉलेज में पढ़ने गया तब भी उनका सामना निगेटिव सोच रखने वाले कुछ लोगों से हुआ, लेकिन उसे ऐसे भी लोग मिले जो पॉजिटिव सोच वाले थे, कुछ सीखना चाहते थे, जो कुछ हासिल करना चाहते थे। माइक ने इस तरह के पॉजिटिव सोच वालों के साथ समय बिताने का निश्चय किया। अचानक वो अपने बारे में कुछ बेहतर महसूस करने लगा। उसने एक बढ़िया एटीट्यूड विकसित कर लिया। उसने अपने लक्ष्य तय करना शुरू कर दिया। ऑथर कहते हैं कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब माइक एक सफल वीडियो प्रोडक्शंस कंपनी का मालिक है और उसका एक प्यारा सा परिवार है। वो अपने लक्ष्यों को एक के बाद एक हासिल करता जा रहा है। जब ऑथर ने माइक से पूछा कि उसके हाई स्कूल के दोस्त क्या कर रहे हैं तो उसने ऑथर को बताया वे अभी भी वहीं रहते हैं। उनकी सोच अब भी उतनी ही निगेटिव है और उन्होंने अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। माइक ने कहना जारी रखा, यदि मैं उन्हीं लोगों के साथ घूमना जारी रखता तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाता। मैं अब भी नुक्कड़ की दुकान पर बैठकर झक मार रहा होता। माइक की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अपने आसपास के माहौल और लोगों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद हम कभी कभी कुछ निश्चित लोगों के साथ रहने के आदी हो जाते हैं और इस बात पर विचार नहीं करते कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। नेक्स्ट, कन्फ्रंट योर फियर एंड ग्रो, यानी कि अपने डर से मुकाबला कर आगे बढ़ें। मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसका नाम है डॉटी बॉर्मन, जो 32 साल तक न्यूयॉर्क के एक हाई स्कूल में इंग्लिश की टीचर रह चुकी है। हालांकि 10 वर्ष की उम्र से ही वो शो बिजनेस में जाना चाहती थी, फिर भी उन्होंने एक करियर के रूप में टीचर का सुरक्षित जॉब चुना। टीचर के रूप में कार्य करते हुए डॉटी ने गाने लिखना और उनकी प्रस्तुति करना शुरू कर दिया। हालांकि यह सिर्फ शौकिया तौर पर था, लेकिन इसने उसके सपने को जिंदा रखा। फिर 1980 के अंत में डॉटी ने एक निर्णय लिया कि वे टीचिंग को छोड़कर एक परफॉर्मर के रूप में अपना नया करियर शुरू करेगी। 88 की गर्मियों में उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। फिर एक अनजाने डर ने उन पर कब्जा कर लिया और किसी अपरिचित क्षेत्र में कदम रखने के ख्याल से वो इतनी डर गई कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और फिर से बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। किंतु डॉटी के भीतर कुछ था जो उनके सपने को मरने नहीं दे रहा था। 6 महीने बाद यानी 1989 की जनवरी में उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया और रिटायर हो गई। अब वो 50 साल की हो चुकी थी। 1998 में यानी अपनी उम्र के 60वें साल में उन्होंने अपनी बेहतरीन सीडी निकाली जिसका नाम था आई एम इन लव विद द कंप्यूटर। उन्होंने न केवल न्यूयॉर्क सिटी के एक कैबरे में किए गए म्यूजिकल रिव्यू में बल्कि देश भर के कई संस्थानों में इसे परफॉर्म किया। इस तरह से डॉटी ने अपने डर से मुकाबला किया और हमें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, आप अपने डर से मुकाबला करके ही आप अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं तथा एक ऐसा सक्रिय एवं परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। ऐसा फैसला करने पर आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। नेक्स्ट, गेट आउट देयर एंड फेल, यानी असफलताओं से ना घबराएं, असफलता से विचलित न हो। मैं आपको ऐसे 2 लोगों की कहानी बताना चाहता हूँ जिन्होंने प्रेरक कहानियों के संग्रह पर एक पुस्तक लिखी थी। उनका अनुमान था कि उसके लिए किसी प्रकाशक को ढूंढने में 3 माह का समय लगेगा। वे सबसे पहले जिन प्रकाशक के पास गए उन्होंने उसकी पुस्तक प्रकाशित करने से मना कर दिया। दूसरे प्रकाशक ने भी मना कर दिया। तीसरे प्रकाशक ने भी मना कर दिया। अगले 30 प्रकाशकों ने उन्हें मना कर दिया। आपको क्या लगता है कि अगले 3 सालों तक 33 बार ना सुनकर उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने अपनी पुस्तक 34वें प्रकाशक को दी। इस प्रकाशक ने उन्हें हाँ कर दी। इस तरह 33 बार असफलता का सामना करने के बाद जिस पुस्तक का विमोचन हुआ उसका नाम था चिकन सूप फॉर द सोल। जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन द्वारा लिखित एवं संकलित इस पुस्तक ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। अब तक चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज के 100 मिलियन कॉपियां बिक चुकी है। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जब तक जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन ने सफलता हासिल नहीं कर ली, बार बार असफल होने तथा अपना काम जारी रखने के लिए अपने निश्चय पर अडिग रहे। वह क्या था जिसने जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन को 33 असफलताओं के बाद भी अपने निश्चय पर टिकाए रखा? वह था उनका एटीट्यूड। यदि वे लोग निगेटिव एटीट्यूड वाले होते तो अपने पहले दूसरे प्रयासों के बाद ही हार मान चुके होते और फिर उनके हाथ या कुबेर का खजाना नहीं लगता। लेकिन उन्होंने बार बार असफलता हाथ लगने पर भी उत्साह के साथ अपना एटीट्यूड
एटीट्यूड पॉजिटिव ही बनाए रखा। विजेता वे हैं जो जानते हैं कि जीवन में किसी बच्चे की तरह दौड़ना सीखने से पहले चलना जरूरी है और चलना सीखने से पहले रेंगना जरूरी है। इतना ही नहीं, हर नया लक्ष्य असफलता का एक नया समूह लेकर आता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस तरह की निराशा को अस्थायी रुकावट या चुनौती समझकर उससे मात देते हैं या फिर उसे अजय समझकर उससे हार मान लेते हैं। यदि आप अपनी हर पराजय से सीखने का निश्चय कर लें और अपने अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर लें तो असफलता अंततः आपको सफलता दिलवा कर ही रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।